गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 में अमेरिका के संविधान में अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ इस विषय पर चर्चा करेंगे। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो दुनिया का सर्वशक्तिशाली इंसान है। वह दुनिया का सबसे बड़ा शासक है। फर्ग्यूसन और मैकहेनरी ने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक शक्तिशाली पदों में से एक है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो वास्तविक होती हैं। जितनी भी शक्तियाँ संविधान ने या समय समय पर राष्ट्रपति ने जो अपने हाथ में ली है वो सब वास्तविक है और वह उनका प्रयोग करता है। जो मंत्री हैं वो उसी के प्रति, राष्ट्रपति जो है उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति सदैव चालक का कार्य करता है या ब्रेक का, परंतु वह कभी भी अतिरिक्त पहिया नहीं है। सर हेनरी मैन लिखते हैं कि इंग्लैंड का सम्राट राज्य करता है परंतु शासन नहीं। फ्रांस का राष्ट्रपति न तो राज्य करता है और न शासन। अमेरिका का राष्ट्रपति न केवल शासन करता है अपितु राज्य भी करता है। विल्सन ने भी कहा है कि अमेरिका के संविधान निर्माता राष्ट्रपति को वैधानिक कार्यपालिका तथा राष्ट्र के नेता के रूप में देखना चाहते थे, दलीय नेता के रूप में नहीं, परंतु कुछ ऐसे प्रभावों ने जो शासन पद्धति में ही निहित है उसे तीनों ही बना दिया। मुनरो ने लिखा है कि जब संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया था कि कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति के हाथ में होगी तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि किसी दिन ये 9 अक्षर, कौन से 9 अक्षर, ये प्रेसिडेंट के ये जो 9 अक्षर हैं, लोकतंत्र में किसी अध्यक्ष के हाथ में इतनी महान शक्तियाँ सौंप देंगे। मुनरो ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा अब तक धारण किए जाने वाली सत्ता में सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग करता है। लास्की के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से अधिक और कम दोनों है तथा वह एक प्रधानमंत्री से अधिक और कम दोनों ही है। हालांकि संविधान ने यह व्यवस्था की थी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ एकत्रित न हों, फिर भी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है आज विश्व का हम बात करें तो शक्तिशाली शासकों में से एक है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियाँ जो है 4 सोर्सेस, 4 स्रोतों से प्राप्त की है। पहला सोर्स है संविधान। संविधान ने राष्ट्रपति को जो है शक्तियाँ दी है और जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदत्त की गई हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति उन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करता है। दूसरा है कांग्रेस की कार्यवाहियाँ। समय समय पर कांग्रेस ने भी राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्रदान की है जिसे कि राष्ट्रपति एक्सरसाइज करता है। न्यायिक व्याख्याएं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जो निर्णय रहे हैं उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों में इजाफा और वृद्धि की है। और अगर हम राष्ट्रपति के और स्रोत की बात करें तो वो है राजनीतिक सम्मेलन। इन राजनीतिक सम्मेलनों के माध्यम से भी जो है राष्ट्रपति ने समय समय पर अपनी शक्तियों में वृद्धि की है और इन सब वृद्धि का ही परिणाम है कि आज अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति में से एक है या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। मैं राष्ट्रपति क्यों बोलूँ, इवन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अगर हम अर्थ में किसी को मान सकते हैं तो वो है अमेरिका का राष्ट्रपति। हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो हम उसकी विधायी शक्तियों पर चर्चा करते हैं। हालांकि अमेरिका का जो संविधान है उसने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया है और इस शक्ति विभाजन के सिद्धांत के कारण ही जो है अमेरिका का राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की जो शक्ति है उसे प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी राष्ट्रपति ने अपने कार्यों के आधार पर परोक्ष रूप से विधि निर्माण को वो प्रभावित कर सकता है। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति के ये कार्य इतने बढ़ गए हैं कि इनके आधार पर जो है राष्ट्रपति को आज चीफ लेजिस्लेटर या प्रधान विधायक भी कहा जाने लगा है। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो केवल राष्ट्र का ही प्रशासक नहीं है, वरन वह कानून निर्माण में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कांग्रेस को संदेश भेजता है। ठीक है, यह जो राष्ट्रपति का संदेश है यह इतना इम्पोर्टेंट होता है कि कांग्रेस अपने व्यवस्थापन कार्यों में इन सुझावों को काम में लेती है और उसी के आधार पर व्यवस्थापन करती है। संविधान ने कहा है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की दशा के बारे में जानकारी देंगे और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेंगे जिन्हें वह आवश्यक मानते हैं। तो समय समय पर जो संदेश राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को दिए जाते हैं, यह संदेश जो है कांग्रेस कानून निर्माण के लिए उन्हीं के आधार पर अगर मैं कहूँ तो कांग्रेस कानून निर्माण करती है। हालांकि कांग्रेस राष्ट्रपति की सिफारिश या जो संदेश है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि कांग्रेस द्वारा जो है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर जो है राष्ट्रपति वह कांग्रेस का जो है विशेष अधिवेशन बुला सकता है, आमंत्रित कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट या भारत के राष्ट्रपति के समान कांग्रेस को जो है साधारण दिनों में आमंत्रित या स्थगित नहीं कर सकता, लेकिन यदि कोई महत्वपूर्ण या अति आवश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों तक बढ़ाने का भी अनुरोध कर सकता है। और इसी के साथ साथ अगर परिस्थिति विशेष हो तो वह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रपति की पावर है वो है उसकी वीटो पावर। कांग्रेस द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उसके लिए उसे जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। अब ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित किसी विधेयक पर स्वीकृति दे या उसे पुनर्विचार करने के लिए कांग्रेस को लौटा दे। ठीक है, तो सीनेट और प्रतिनिधि सभा के द्वारा जो पारित विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के पास इसमें जो है वीटो का अधिकार भी प्राप्त है। इसमें राष्ट्रपति के पास दो तरह का वीटो है। इसमें एक तो है सस्पेंसिव वीटो जिसे कि विलंबकारी निषेधाधिकार कहा जाता है और दूसरा है पॉकेट वीटो जिसे कि निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। विलंबकारी निषेधाधिकार क्या है कि अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है कांग्रेस को और लेकिन कांग्रेस उस विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो यह राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है कि वो उस पर साइन करे। रादर अमेरिका में देखा जाए तो वो बिना राष्ट्रपति के साइन के भी कानून बन सकता है। तो ये है विलंबकारी निषेधाधिकार। इसके अंदर क्या कर सकता है, इसमें वो केवल विलंब कर सकता है किसी भी विधेयक
को कानून बनने से। ठीक है, वो अस्वीकृत कर सकता है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि अगर कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत से जो है उसे पुनः पारित कर दे तो वह विधेयक कानून बन जाएगा और इसे जो है विलंबकारी वीटो कहा जाता है। लेकिन अब एक बात समझो कि 2/3 बहुमत जो है कांग्रेस का मिलना वो आसान काम नहीं है। इसलिए जो भी विधेयक यूजुअली जो कि राष्ट्रपति अस्वीकृत कर देता है वो प्राय जो है विधेयक समाप्त हो जाता है। अगर हम देखें तो 1789 से 1925 तक राष्ट्रपति ने 600 बार ये जो विलंबकारी निषेधाधिकार था इसका प्रयोग किया था और उसमें से अगर हम बात करें इन 600 में से केवल 36 ही ऐसे थे जो कि कांग्रेस द्वारा पुनः पारित किए गए, यानी इन 600 में से केवल 36 पर ही कानून बन पाया। तो ये राष्ट्रपति के पास एक बहुत इम्पोर्टेंट पावर है। दूसरी जो राष्ट्रपति का वीटो है वो है उसका पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो क्या होता है कि जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो और उस समय राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति को जो है 10 दिन की अवधि में जो है उसे स्वीकृत करना होता है। अब यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का सत्र समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति जो है उसमें स्वीकृति न दे तो ऐसा जो विधेयक है वो अपने आप में ही मृत हो जाता है। यानी समझो, इसको इस तरह से समझो कि किसी भी विधेयक को जो है 10 दिन के अंदर जो है 10 वर्किंग डे के अंदर कानून बनना होता है। लेकिन यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्रपति जो है इसे इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को अपने पॉकेट में या जेब में रख देता है और न ही वह उसे स्वीकार करता है और न ही अस्वीकार, ठीक है, उसे अस्वीकार भी नहीं कर रहा और उसे स्वीकार भी नहीं कर रहा। अब होता क्या है कि कांग्रेस के जो सेशंस होते हैं उसके अंतिम दिनों में जल्दी जल्दी विधेयक पारित करती है और ये जो पॉकेट वीटो है इसके कारण जो है राष्ट्रपति के पास ये जो उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि प्रारंभ में तो जो थे राष्ट्रपति उन्होंने इस पॉकेट वीटो का सीमित रूप से प्रयोग किया है, लेकिन लेटर ऑन अगर हम राष्ट्रपति की बात करें जिसमें कि हम प्रेसिडेंट निक्सन की बात करें या प्रेसिडेंट फोर्ड की बात करें, उन्होंने इसका जो है बहुत व्यापक रूप से जो है इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने तो 631 टाइम्स और ट्रूमैन ने 224 टाइम्स जो है इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। ऑग और रे ने राष्ट्रपति के इस निषेधाधिकार शक्ति के संबंध में लिखा है कि प्रथाओं द्वारा निषेधाधिकार में इतनी वृद्धि हो गई है कि वह विधेयक को दोहराने की सामान्य शक्ति बन गई है, जिसका प्रयोग सभी प्रकार के विधेयकों के संबंध में किया जाता है। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जो है पारित कर सकता है। देखिए, अगर हम निषेधाधिकार की बात करें तो वो एक जो है नेगेटिव विधायी शक्ति है, जबकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं, प्रशासनिक जो आदेश हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग है। ठीक है, राष्ट्रपति को शासन विषयक आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस जब कानून बनाती है तो केवल नीति का निर्देश करती है और उसके संबंध में जो है डिटेल कानून बनाने का अधिकार वह कार्यपालिका विभागों को सौंप देती है। और इसी व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रदत्त व्यवस्थापन या ऑर्डिनेंस पावर
या प्रशासनिक आदेश जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं। इसके अलावा जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसकी एक स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है जो कांग्रेस पर जो है, अगर मैं कहूँ तो कांग्रेस मतलब वो कांग्रेस को मतलब कांग्रेस पर लॉबी करती है, उन पर दबाव डालती है कि वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार जो है कानूनों का निर्माण करे। फिर सारी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, तो वो इस आधार पर कांग्रेस के सदस्यों पर कृपा करता है और बदले में जो है विधि निर्माण में सहयोग और सद्भाव की आशा भी करता है। इन सब के अलावा भी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कांग्रेस उसकी बात नहीं मान रही, तो यह जो राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति, यह चूंकि सर्वोच्च नेता है तो यह जनता से भी सीधी अपील कर सकता है। ठीक है, तो वस्तुतः अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को विधि के क्षेत्र में भी बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त है। चैम्बरलेन ने एक किताब लिखी थी, राष्ट्रपति, कांग्रेस और विधायन, द प्रेसिडेंट, कांग्रेस और लेजिस्लेशन। उसमें उन्होंने बताया था कि 20% जो कानून है वो कार्यपालिका के प्रभाव से, 40% कानून कांग्रेस के प्रभाव से, 30% कानून कांग्रेस और कार्यपालिका दोनों के प्रभाव से और 10% जो है गैर सरकारी निजी हितों के प्रभाव से बनते हैं। ठीक है, तो विधि निर्माण के क्षेत्र में भी अगर हम मानेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास बहुत पावर है। हालांकि वो डायरेक्टली जो है इसको नियंत्रित नहीं करता, लेकिन फिर भी जो है वो विधि निर्माण के कार्यों को प्रभावित करता है। तो आज हमने अमेरिका के राष्ट्रपति की जो है लेजिस्लेटिव पावर्स या विधि निर्माण संबंधी शक्तियों पर चर्चा की। बाकी की शक्तियाँ हम अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।